हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास 9 ख़त्म हो चुका है। आप बिल्कुल रेस्ट मोड में हो, अभी बुक को हाथ भी नहीं लगाना चाहते हो। कोई बात नहीं, बुक को हाथ नहीं लगाना है। बिना बुक को हाथ लगाए अभी हम लोग चाहें तो कुछ चैप्टर का बेसिक चीज़ें जान सकते हैं। और अगर बेसिक चीज़ें जाने हुए रहेंगे तो जब इस चैप्टर की शुरुआत होगी तब उस चैप्टर को समझने में हम लोगों को बेहद ज़्यादा क्या होगी, आसानी हो सकती है, एक बेहतर अप्रोच बन सकता है। इसी पर्सपेक्टिव के साथ आज हम लोग सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने वाले हैं, या यूँ कह ले कि पावर शेयरिंग का हम लोग एक बेस बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो शुरू करें। अभी बुक को हाथ नहीं लगाना है। हमको पता है कि अभी 10 दिन के लिए आप लोग रेस्ट मोड में हो। कोई नहीं, आप रेस्ट मोड में रहो, बस इस वीडियो को देख लो, तब जो है सिविक्स चैप्टर 1 का एक बेस बना हुआ रहेगा। जब इस चैप्टर की शुरुआत होगी तो चीज़ें आपको बेहतर वैसे समझ में आएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इस राजा को देखो, इस राजा का नाम जानते हो? डू यू नो अबाउट दिस किंग? इस किंग का नाम है अलेक्जेंडर। ठीक है, और इसके साथ एक टाइटल लगा हुआ है दी ग्रेट, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। ये कौन है? अलेक्जेंडर दी ग्रेट। हिंदी में आपने कहावत जरूर सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। जो जीतता है उसको सिकंदर का टाइटल दिया जाता है। आपको पता है अलेक्जेंडर का हिंदी सिकंदर होता है। अलेक्जेंडर का जो हिंदी होता है वो सिकंदर होता है। सिकंदर एक ऐसा राजा था, माने अलेक्जेंडर एक ऐसा राजा था जो ज़्यादातर राजाओं को उसने डिफीट किया है। इस वजह से एक मुहावरा बनाया गया, जो जीता वही सिकंदर। ओके, देखिए, दिस वाज द टेरिटरी ऑफ द व्हाट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट का क्या है? टेरिटरी है। ही वाज द किंग ऑफ मेसोडेनिया। वो मेसोडेनिया का जो है से कि राजा था। ही वाज द किंग ऑफ मेसोडोनिया। मेसोडेनिया का वो क्या था? वो एक राजा था। उसके बाद उसने ईस्ट की ओर अपने एम्पायर को क्या किया? एक्सटेंड किया। वो तो पंजाब तक भी आ गया था, हालांकि पंजाब से आगे वो बढ़ नहीं पाया, क्योंकि पंजाब के बाद जो है उसका जो सेना था ब्यास रिवर को क्रॉस करने से मना कर दिया। बहुत ज़्यादा जो है से कि थक गया था। यहाँ से वो जो है से कि अपने सेना के साथ आ रहा था, मतलब घुड़सवार सैनिक के साथ आ रहा, डिग 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 करते हुए। पर यहाँ आया तो उसका सेना एकदम नॉन स्टॉप लड़ते लड़ते वो थक गया था। बोला, राजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस ब्यास नदी को क्रॉस करने वाला नहीं हूँ, मुझे यहीं पर फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इस नदी को जो है कि क्रॉस करने वाला नहीं हूँ। तब जो है यहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है कि वापस रिटर्न कर जाता है। ठीक है, तो ही डिफीटेड मेनी किंग्स ड्यूरिंग हिज रेन। जब वो रूल कर रहा था, रूलिंग टाइम पीरियड में वो बहुत सारे राजाओं को उसने डिफीट किया। इसलिए तो बोले कि एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। ये कहावत इसलिए बना है क्योंकि सिकंदर ने ज़्यादातर राजाओं को डिफीट किया है। बहुत कम ऐसे बैटल हुए जिसमें उसको डिफीट किया गया है, न के बराबर बैटल है। ठीक है ना, कम ही बैटल में उसकी डिफीट हुई है। ज़्यादातर बैटल में उसने सामने वाला राजा को क्या किया है? डिफीट किया है। ओके, चलो आगे देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए क्या बोला गया कि दिस वाज द अर्ली फेज ऑफ मोनार्कल सिस्टम। राजतंत्र की व्यवस्था का ये अर्ली फेज था, ये शुरुआती दौर था, जब राजतंत्र जो था पूरे दुनिया में क्या हो रहा था? एस्टेब्लिश हो रहा था, डेवलप हो रहा था। एंशियंट टाइम पीरियड के ये लास्ट टाइम पीरियड है ना। और इस समय राजतंत्र वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में एस्टेब्लिश हो रहा था। ठीक है, एंड ड्यूरिंग उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है, एंशियंट के बाद जब मेडाइवल पीरियड आता है, तो जो मोनार्किकल सिस्टम है, जो राजतंत्र की व्यवस्था है, वो अपने पीक पर चल जाता है। आपको पता है हर एक चीज़ का एक पीक होता है, और पीक के बाद वो क्या करता है? डिक्लाइन करता है ना। पीक होगा, पीक के बाद क्या होगा? डिक्लाइन हो। तुम शादी में जाते हो, कभी तुम महसूस करना कि तुम शादी में गए, शादी से पहले जाने से पहले बहुत खुश हो गए, ठीक है, 2 दिन वहाँ रहे, बहुत खुश हो, फिर शादी ख़त्म हुआ तो एकदम डिक्लाइन कर जाओगे, एकदम तुम्हारा मूड
ऑफ हो जाएगा, एकदम लगेगा कि मतलब क्या हो गया, अब मुझे घर जाना है, अकेले रहना है, मन नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ होता है कि मूड जो होता है, अगर एक्सट्रीम हैप्पीनेस के अगर मोड में चले जाओगे तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस के बाद एक एक्सट्रीम सैडनेस का भी जो है कि मोमेंट बन जाता है। तो यही बात बोला गया कि मोनार्किकल सिस्टम जो है मेडाइवल टाइम पीरियड में अपने पीक पर था, ठीक है। किंग्स वेयर रूलिंग देयर किंगडम्स इन एब्सोल्यूट वेज। इस समय मेडाइवल टाइम पीरियड में जो राजा थे अपने किंगडम में बिल्कुल एब्सोल्यूट वे में, अनकंट्रोल वे में, मनमाने तरीके से रूल कर रहे थे। जिसको मन कर रहा था तोप लगा कर उड़ा दे रहे थे। भाई इसका मुंह पसंद नहीं आ रहा, चलो सामने वाला को तोप लगा कर जो है इसका मुंह को उड़ा दो, या ऐसा हो रहा था। अब खुद सोचो, राजतंत्र व्यवस्था की शुरुआत तो हुई, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा। यही तो पिक है, शोषण हो रहा है। मतलब अब इस सिस्टम में क्या आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। इस बदलाव की शुरुआत कब हुआ, तो 15वीं सेंचुरी से इस बदलाव की शुरुआत हुआ। और कहाँ से हुआ, यूरोप से हुआ। तो 15वीं सेंचुरी में यूरोप में आप क्या देखते हो कि वहाँ के पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमिक में चेंज आने लगा। और 15वीं सेंचुरी से जिस बदलाव की जो शुरुआत हुई थी उसका रिजल्ट आपको कहाँ कब देखने को मिल रहा है और कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपको 1789 में देखने को मिल रहा है। और कहाँ पर देखने को मिल रहा है, फ्रांस में देखने को मिल रहा है। और किसके थ्रू देखने को मिल रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू देखने को मिल रहा है। उसका रिजल्ट था, जिस बदलाव की शुरुआत जो 15वीं सेंचुरी से हुआ था उसका रिजल्ट आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिला। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में याद करो कि मोनार्की के माने राजा के पावर को लिमिट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर डेवलप किया गया। तो मोनार्क के पावर को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा था, लिमिट किया जा रहा था कि राजा तुम लिमिट में रहो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करो। बहुत मनमाने तरीके से तुम शासन कर लिए हो, अब अपना मनमानी नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद याद करो एक बुक जो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था, उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था स्पिरिट ऑफ द लॉज। और जिसमें उसने डिस्क्राइब किया कि पावर शुड बी गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मोंटेस्क्यू ने एक बुक लिखा, वो बैठे बैठे सोच रहा होगा कि ये सारा जो राजा है इतना मनमानी क्यों करता है। तो उसको लगा होगा कि ये मनमानी इसलिए करता है क्योंकि सारा पावर इसी के पास है। अगर पावर को क्या कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए, एक ऑर्गन में, एक ऑर्गन के पास पावर न रहकर कई सारे ऑर्गन के बीच अगर पावर को शेयर कर दिया जाएगा, तो ये जो मनमाने तरीके से जो शासन है वो मनमाने तरीके से शासन नहीं होगा। तो उसने क्या बोला कि पावर को डिवाइड किया जाए लेजिस्लेचर के बीच, एग्जीक्यूटिव के बीच और जुडिशरी के बीच। लेजिस्लेचर का काम होगा कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होगा उस कानून को पालन करना या पालन करवाना, ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या होगा, जस्टिफाई करना, न्याय देना, ठीक है। तो उसने बताया कि पावर को क्या कर दो, आप शेयर कर दो, ठीक है ना। अब देखिए, अब याद करो, हम लोग बैकग्राउंड बना रहे हैं, बेसिक बना रहे हैं, और चैप्टर का नाम क्या है, पावर शेयरिंग। चैप्टर का नाम क्या है, पावर शेयरिंग। तो यहीं से एक नए कल्चर की शुरुआत हुई। यहीं से आप क्या देख रहे हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक नए कल्चर की शुरुआत हुई कि पावर को क्या कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए। वही पावर शेयरिंग हम लोगों को पढ़ना है। अब चूंकि वहीं से डेमोक्रेसी की भी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से डेमोक्रेसी की भी शुरुआत हुई है। तो एक नए तरह का आपका शासन प्रणाली भी देखने को मिला फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, वो डेमोक्रेसी। इसके साथ साथ एक नया कल्चर भी डेमोक्रेसी में देखने को मिल रहा है कि पावर को क्या करना चाहिए, एक ऑर्गन के पास, एक बॉडी के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि पावर को क्या कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए। यही चीज़ तो हम लोगों को पढ़ना है, पावर शेयरिंग। व्हाट आर द वेज ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग करने के तरीके क्या है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।